हेलो बेटा, कैसे हो। तो आज हम फिर लॉज ऑफ मोशन में लॉज ऑफ मोशन के न्यूमेरिकल जो है ना वो बड़े इंपॉर्टेंट है ना। तो उसको ध्यान से करना है आपने। तो फिर से दो तीन न्यूमेरिकल है, तो सिंपल है लेकिन आपको लगेगा कि ये सिंपल न्यूमेरिकल, लेकिन जब आप उसको ध्यान से देखोगे तो है तो छोटे से न्यूमेरिकल हैं, छोटे छोटे न्यूमेरिकल हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आपको एक न्यूमेरिकल बता रहा हूँ। ये हमारे पास एक स्मूथ सरफेस है हॉरिजॉन्टल, यहां पर दो बॉडीज हैं, एक बॉडी का मास m है, राइट, या m1 रख लो। एक बॉडी का मास कितना है m1, दूसरी बॉडी का मास कितना है m2। ये दो ब्लॉक्स हैं हमारे पास, ध्यान से सुनना इसको। टू ब्लॉक्स ऑफ मासेस m1 एंड m2, दे आर in contact and lie on a horizontal smooth surface, right? The blocks are pushed by a force F. ये फोर्स इनके ऊपर F लगाई है। The blocks are pushed by a force F. If the two blocks are always in contact, what is the force at their common interface? Common interface का मतलब आपने कॉमन इंटरफेस के ऊपर फोर्सेस देखनी है। कॉमन इंटरफेस क्या होते हैं? ये ब्लॉक M है, ये ब्लॉक बड़ा है, ये है, ये दिस इज इंटरफेस, ठीक है। ये जो मैंने किया ना इसको बोलते हैं कॉमन इंटरफेस। ये वाला, ये M1 है और ये क्या M2। कॉमन इंटरफेस पता चलेगा। वो कहता है कॉमन इंटरफेस के ऊपर फोर्सेस जो हैं वो कितनी है। इफ दीज टू ब्लॉक्स आर ऑलवेज इन कॉन्टैक्ट, मतलब जैसे आप फोर्स लगाई आपने हमेशा कॉन्टैक्ट में ही रहे, तो उनके कॉमन इंटरफेस के ऊपर कितनी कितनी फोर्स लगे बता सकते हो? नहीं बता पाओगे, है ना। है छोटा सा क्वेश्चन, देखो कुछ भी नहीं है, कॉमन इंटरफेस के ऊपर हमने फोर्स निकालनी है। तो अब क्या बोलेंगे कि दोनों इकट्ठे जा रहे हैं तो कॉमन इंटरफेस के ऊपर एफ ही होगी। मेरे जैसा अगर आंसर देगा तो मैंने बोलना है कि यार ये ब्लॉक है, राइट, मान लो ये एक ब्लॉक है, उसके साथ ये भी ब्लॉक है, मैं उसके ऊपर फोर्स लगा रहा हूँ, तो दोनों इकट्ठे जा रहे हैं, तो इसमें क्या है कि दोनों की फोर्स इक्वल है। लेकिन जब आपने चैप्टर पूरा पढ़ा है और सारे के सारे न्यूमेरिकल जो हैं वो आपने देखे हैं, तो आप ध्यान से सोचोगे उसके बारे में और फिर आंसर दोगे, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, कॉमन इंटरफेस का पता चलेगा। अब इन दोनों बॉडीज को आप अलग सोचो। ये बॉडी इसके ऊपर फोर्स लगा रही है, ये बॉडी इसके ऊपर फोर्स लगा रही है, तो कॉमन इंटरफेस का मतलब न्यूटन थर्ड लॉ तो फॉलो करना ही। चाहे आप इसके ऊपर फोर्स लगा रहे हो, ये दोनों जा रहे हैं इस तरफ को, मतलब एक्सेलरेशन दोनों की इकट्ठी है। एक्सेलरेशन दोनों में इकट्ठी है, मतलब कि अगर हम मान लो हमारे पास एक ट्रक है, ट्रक के आगे कोई कार है, हम ट्रक को 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से लेके जा रहे हैं, तो वो कार भी उतनी स्पीड से जा रही है, ट्रक उसको लेके जा रहा है, ट्रक उसके ऊपर फोर्स लगा रहा है, राइट। अब आप ये समझो कि आपके पास एक घर में एक ट्रंक होगा, पेटी, जिसको छोटा से छोटे ट्रंक होते हैं ना हमारे घर में, तो उस ट्रंक के पीछे आपने एक और ट्रंक रख दिया, फिर आप पिछले वाले ट्रंक को फोर्स लगा रहे हो, तो दोनों जा रहे हैं, दोनों ट्रंक जा रहे हैं ना आगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि उन दोनों के ऊपर हमने फोर्स तो एफ लगाई, बट वो कह रहा है कि एक ट्रंक और दूसरे ट्रंक के बीच में दोनों एक दूसरे पर कितनी फोर्स लगा रहे हैं। व्हाट आर द फोर्सेस ऑन द कॉमन इंटरफेस, ये क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है। अब ये बॉडी जो है M1, अगर मैं इनको अलग अलग रखूं, यहां पे है इकट्ठी है, ये बॉडी इसके ऊपर फोर्स लगा रही है, फोर्सेस होंगी इक्वल एंड अपोजिट, ये तो आपको पता ही है। जो फोर्सेस हैं, हम क्या बोल रहे हैं कि कॉमन एक्सेलरेशन तो इनमें कॉमन है दोनों में, ये तो आपको पता ही है। चलो पहले एक्सेलरेशन की बात करते हैं। एक्सेलरेशन कॉमन है तो आपको पता है कि फोर्स किसके बराबर होती है, मास इनटू एक्सेलरेशन। अब कॉमन है एक्सेलरेशन, तो एफ किसके बराबर होगा, m1 प्लस m2 इंटू ए। सो व्हाट इज ए हियर, दैट इज एफ ओवर m1 प्लस m2। ये कॉमन एक्सेलरेशन, दोनों की एक्सेलरेशन है, ये हमारे पास आ गई। तो पहला पॉइंट तो यही हो गया हमारे पास, हमने कॉमन एक्सेलरेशन निकाल ली। दूसरा मैंने क्या बोला कि इस बॉडी के ऊपर भी फोर्स लग रही है, ये इसके ऊपर लगा रही है एफ, ये इसके ऊपर लगा रही है।
इंटरफेस के ऊपर जब फोर्स लगती है तो वो इक्वल एंड अपोजिट लगती है, वो उसके ऊपर लगा रही है, वो उसके ऊपर लगा रही है, लेकिन जा रही है इकट्ठी। ठीक है, तो यहां पर ये बॉडी इसके ऊपर फोर्स लगा रही है, ये इसके ऊपर लगा रही है, लेकिन इंटरफेस के ऊपर लग रही है, इसलिए दोनों फोर्सेस क्या होंगी? सेम। बट इस बॉडी के ऊपर हम एक्सटर्नल फोर्स भी लगा रहे हैं, एफ। इस बॉडी के ऊपर लगा रहे हैं हम फोर्स तो हम इस बॉडी के ऊपर लगा रहे हैं, ये बॉडी इसके ऊपर भी फोर्स लगा रही है, ये बॉडी इसके ऊपर फोर्स लगा रही है। अंडरस्टैंड? क्योंकि कॉमन इंटरफेस के ऊपर ये मान लो ये है, ये दो बॉडीज है, ये दो बॉडीज है, जब मैं इनके ऊपर यहां से धक्का इनको दे रहा हूं, फोर्स दे रहा हूं, तो दोनों इकट्ठी जा रही है, लेकिन ये इसके ऊपर फोर्स लगा रही है, ये इसके ऊपर फोर्स लगा रही है, और इस बॉडी के ऊपर एफ फोर्स तो लगी ही लगी हुई है। ये बात क्लियर होगी? पता चल गया बेटू? चलें आगे। अब हमने निकालना है ये एफ की वैल्यू कि कॉमन इंटरफेस के ऊपर फोर्स कितनी है, वो कैसे निकालें? अब देखो, ब्लॉक ऑफ मास m1 दैट एक्सर्ट अ फोर्स f ऑन द ब्लॉक ऑफ मास m2, राइट? क्लियर है? तो जो फोर्स ऑफ फ्रैक्शन होगी ऑन द ब्लॉक ऑफ मास m1 दैट विल बी इक्वल एंड अपोजिट टू f। m1 के ऊपर जो फोर्स लगी इक्वल एंड अपोजिट, तो ये फोर्सेस जो है इनको हम बोलते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। इसको हमने क्या बोला? बॉडी को फ्री कर दिया, फ्री बॉडी डायग्राम। तो जो ब्लॉक है मास का m2, इसमें भी एक्सेलरेशन वही होगी। मैंने क्या बोला कि दोनों की कॉमन एक्सेलरेशन होगी। ठीक है, तो इसके ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, तो अगर हम f की बात करें तो f किसके बराबर होगा? ये कितना है? ये m1 है, ये क्या है? m2। कितना होगा? m2 है, क्योंकि जब ये ब्लॉक मूव कर रहा था तो ये बॉडी इसके ऊपर फोर्स लगा रही थी, ये इसके ऊपर लगा रही है। अगर मैं ये फोर्स निकाल दूं F, ये वाली, तो ये भी उतनी होगी, इक्वल एंड अपोजिट होगी। तो F किसके बराबर हुआ? मास इनटू एक्सेलरेशन, ये तो पता ही है, लेकिन एक्सेलरेशन कितनी है? वो कॉमन है, F अपॉन m1 प्लस m। तो हमारे पास आंसर क्या है? m2f ओवर m1 प्लस m। समझ आ गई क्वेश्चन? दिस इज द फोर्स एट द इंटरफेस। ये मैंने आपको कॉमन बता दी। आपको क्वेश्चन आएगा कि ये मास 10 किलोग्राम का है, ये 20 किलोग्राम का है, तो हम इसके ऊपर इतनी फोर्स लगा रहे हैं, मान लो 10 न्यूटन फोर्स लगा रहे हैं, तो यहाँ इंटरफेस के ऊपर फोर्स कितनी लगी? तो हम लोग पता क्या बोलते हैं? मान लो मैं 10 न्यूटन लगा रहा हूँ, कर रहा है, इसको भी 10 न्यूटन लग रही है, इसको भी 10 न्यूटन लग रही है, यही हम करेंगे ना। लेकिन वो बोला इंटरफेस के ऊपर फोर्स कितनी लग रही है, वो देख लो कितनी है, तो आप वो वैल्यू जो है यहाँ पे पुट कर दो। तो इसलिए ये न्यूमेरिकल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। छोटा सा न्यूमेरिकल है, आईआईटी में आते हैं ऐसे न्यूमेरिकल, या आपका जो नीट का टेस्ट होता है उसमें आते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है, वो बोलेंगे 10 न्यूटन फोर्स लग रही है, तो ये 10, इसके ऊपर 10 होगी, इसके ऊपर 10 होगी, बात खत्म, 10 न्यूटन आंसर आ जाएगा। ऑप्शन दी होगी उन्होंने। लेकिन जिसने सोचना उसने बिल्कुल दिमाग से सोचना है कि हम इसके ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, ये इसके ऊपर लगा रहा है, ये इसके ऊपर लगा रहा है, वो पूछ रहा है वो फोर्स कितनी लगा रहे हैं। तो हमने तो पता है कि जब दोनों जा रही है तो हमें दिखाई दे रही है, तो कॉमन फोर्स लग रही है, राइट? एफ लग रही है तो फोर्स लग रही है उसके ऊपर, लेकिन एक्सेलरेशन भी कॉमन है उसमें, वो हमने एक्सेलरेशन निकाल ली। फिर हमने निकाला कि इसने इसके ऊपर फोर्स कितनी लगाई, कितनी लगाई? एफ लगाई। फोर्स एफ किसके बराबर होती है? मास इनटू एक्सेलरेशन, क्योंकि इसकी भी एक्सेलरेशन ए है, इसकी भी एक्सेलरेशन है, क्योंकि दोनों स्टिक होके मूव कर रहे हैं। तो एफ किसके बराबर होता है? m2 a, तो हमने m2 की वैल्यू निकाली, f1 m1 प्लस m2, f इज इक्वल टू m2f अपॉन m1 प्लस m2। पता चल गया? समझ आ गई? क्लियर? चले फिर आगे देख लो, अगर आपको समझ आ गया तो हम आगे चलते हैं। डन? अब है नेक्स्ट क्वेश्चन। ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इस न्यूमेरिकल को ध्यान से ये कॉपी के ऊपर कर लेना है। ऐसे न्यूमेरिकल्स जो हैं कभी कभी मिलते हैं, और एक और न्यूमेरिकल ये बच्चे भेजते हैं मुझे, इसलिए वो मैं नोट करके रख लेता हूँ कि सर ये न्यूमेरिकल हमें समझ नहीं है, ये नहीं समझ आया है। सिंपल न्यूमेरिकल्स है। अब देखो, अब 3 ब्लॉक्स हैं हमारे पास, 3 ब्लॉक्स हैं, दे आर connected together on a horizontal frictionless table and pulled to right with a force of 50 Newton। हमारे पास 3 ब्लॉक्स हैं।
ये हमारे पास फ्रिक्शन है, सरफेस है, यहां पर एक ब्लॉक है जिसका मास m1 है, यहां पर एक ब्लॉक है जिसका मास क्या है, m2 है, यहां पर एक ब्लॉक है जिसका मास m3 है। ओके, समझ आई क्वेश्चन क्या है? यहां पर हमने इनको धागे के साथ या किसी भी स्ट्रिंग के साथ बांधा हुआ। ओके, वो कह रहा है दे आर पुल्ड ऑन अ फ्रिक्शनलेस टेबल टू द राइट विद द फोर्स ऑफ 50 न्यूटन। ये फ्रिक्शनलेस टेबल, ये इस तरफ कितनी फोर्स से, 50 न्यूटन फोर्स से इसको खींच रहे हैं। समझ आई क्वेश्चन? तीनों को खींच रहे हैं और यहां पर कोई फ्रिक्शन नहीं है। फ्रिक्शन वाला चैप्टर हमने किया ही नहीं है अभी, जब फ्रिक्शन आएगी तो वो बात अलग होगी। तो ये जो टेबल है ये फ्रिक्शनलेस टेबल है, मतलब कोई फ्रिक्शन नहीं है। जब फ्रिक्शन आएगी तो वो और टिपिकल हो जाएगा। ये टेबल जो फ्रिक्शनलेस है, हमने इसको बांधा हुआ है। ओके, इतनी बार क्लियर हुई? तो वो बोल रहा है कि फाइंड द टेंशन टेबल। ब्लॉक के मास दिए हुए हैं 5, 10 और 15। ये है 5 किलोग्राम का, ये 10 किलोग्राम का है और ये 15 किलोग्राम का। ये मासेस दिए हुए हैं। समझ आई? निकालना क्या है? उन्होंने बोला है कि यहां पर भी टेंशन है। टेंशन आपको पता है कि इसमें इक्वल एंड अपोजिट होगी, तो वो बोला है कि टेंशन निकालनी है। टेंशन निकाल ही देनी है। ये भी T1 है, इसको भी T1 रखेंगे। अगर ये T2 है तो ये भी क्या होगा, T2। ये जो है एरोस, ये टेंशन का है। आपने T1 और T2 की वैल्यू निकालनी है। तो क्वेश्चन सिंपल है। अगर आप देखोगे कि इसमें हमारे पास एक ब्लॉक है जिसका मास m1 है, m1 मतलब उसका 5 किलोग्राम मास है, दूसरे का कितना है 10 किलोग्राम मास, और तीसरे का कितना दिया हुआ है 15 किलोग्राम मास। तीनों को हमने धागे से या रस्सी से या किसी स्ट्रिंग से या किसी रूट से बांधा हुआ है, और हम क्या कर रहे हैं, इसको राइट की तरफ खींच रहे हैं। और कितनी फोर्स के साथ, 50 न्यूटन के साथ हम इसको खींच रहे हैं। आपने T1 और T2 की वैल्यू निकालनी है। निकाल के निकालो, नहीं निकलेगा? देखो आप ध्यान से, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, IIT लेवल का क्वेश्चन है ये। ठीक है, क्यों है IIT लेवल का? क्योंकि बहुत सिंपल है ये और ट्रिकी है। IIT में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। ये नहीं है कि बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन दे दिए आपको और उसको आप सोल्व करते रहो। उसमें ट्रिकी क्वेश्चन आएंगे। अगर बड़ा क्वेश्चन भी होगा ना तो उसमें दिमाग लगेगा, और जिसका दिमाग लगेगा वही IITians होते हैं। ठीक है, क्लियर? चलें आगे। T1 T2 निकालना है हमें। क्वेश्चन समझ आ गया? अब देखो, जब हम 50 न्यूटन फोर्स लगाएंगे, एक तरह की ये ट्रेन चल रही है, सारे डब्बे इकट्ठे जाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि सभी में एक्सेलरेशन क्या हुई? ये थोड़ा कि ट्रेन के डब्बे चल रहे हैं कि पहले डब्बे में एक्सेलरेशन कम है, दूसरे में ज़्यादा है, या तीसरे में उससे कम है। तो जब ये एक हम फोर्स लगाएंगे इसके ऊपर 50 न्यूटन, तो सारे के सारे मूव करेंगे, इकट्ठे करेंगे कि नहीं? तो हमारे पास जो एक्सेलरेशन होगी इसमें कॉमन होगी। All the blocks they move with common acceleration। जब हम इसको इस तरफ से खींचेंगे तो तीनों की एक्सेलरेशन क्या होगी? इसमें भी ये, इसमें भी ये, इसमें भी ये। राइट? फोर्स कितनी लगाई है? 50 न्यूटन। तो आपको पता है कि फोर्स जो है वो किसके बराबर होती है? मास इनटू एक्सेलरेशन। लेकिन यहां पर मासेस क्या है? m1 प्लस m2 प्लस m3 इंटू a। m1 m2 m3 आपको दिए हुए हैं, हमने a निकालना है। तो a किसके बराबर आ गया? F ओवर। ऐसे जब क्वेश्चन आते हैं सबसे पहले एक्सेलरेशन निकालो। ये एक्सेलरेशन कॉमन होती है, इसमें यही होता है। ऐसा क्वेश्चन कभी भी आए ना तो एक्सेलरेशन निकालो, कॉमन होती है। ए फोर्स कितनी है आपको दी हुई बेटा? दैट इज 50 न्यूटन। मास m1 5, m2 10, m3 15। तो कितना बना? 50 ओवर 10, 25, 30, यही बना। कट गया, क्या रह गया? 5 ओवर 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज द एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन आ गई हमारे पास 5 ओवर 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसकी भी कोई होगी, इसकी भी कोई होगी, इसकी भी होगी, कॉमन एक्सेलरेशन होगी। डन?
चलें आगे, चलें आगे। अब आगे देखो, फिर आगे है हमारे पास, हमने निकालना T1 एंड T2। नाउ टू डिटरमाइन T1, टू डिटरमाइन T1, T1 को डिटरमाइन करना है, टेंशन को डिटरमाइन करना है। टेंशन को डिटरमाइन करके उसको क्या करना है, निकाल देना है, टेंशन रखनी नहीं है। अब आप देखो कि जो टेंशन T1 है, ध्यान से सुनना, इस ब्लॉक में, अब इस डायग्राम को देखो, दिस इज फ्री बॉडी डायग्राम हम बनाएंगे इसका। कैसे? M1 के ब्लॉक को आप अलग समझो। यहां आपने वो नहीं देखना है कि इसको 50 न्यूटन फोर्स लग रही है। आप इस ब्लॉक को देखो तो इस केस में इसको कौन खींच रहा है, T1 खींच रहा है। तो हमारे लिए तो इसके ऊपर फोर्स कितनी है, T1 है। ये ब्लॉक इस तरफ को जा रहा है, इस तरफ को फोर्स कौन खींच रही है इसको। हमने वो थोड़ा देखना है कि ट्रेन के आगे लगा हुआ है 50 न्यूटन का इंजन लगा हुआ है। हम तो पिछले वाले ब्लॉक को देखना, हमें क्या पता कौन खींच रहा है उसको, इंजन खींच रहा है, कौन खींच रहा है। हम तो सिर्फ ये देख रहे हैं कि ब्लॉक क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, कौन खींच रहा है उसको आगे। हमें तो ये चीज दिखाई दे रही है कि ये T1 इसको क्या कर रहा है, खींच रहा है। तो इस ब्लॉक के लिए फोर्स कितनी है, T1। मेरी बात समझ आई? तो इस ब्लॉक के लिए फोर्स कितनी है, T1, और इसका मास कितना है, M1, दैट इज 5 kg, और इसमें एक्सेलरेशन कितनी है, A। हमें तो यही पता है। अगर हम इस ब्लॉक की बात करें, बाकियों को छोड़ो आप, क्योंकि हमने टेंशन मूव करनी है, तो टेंशन मूव करनी है तो हमने पड़ोसियों की टेंशन थोड़ा लेनी है। हमें तो अपनी टेंशन मूव करनी है, टेंशन निकालनी है, T1 निकालनी है। तो हमने ये थोड़ा कि हम जो हमारे पड़ोसी हैं हम उनकी टेंशन भी देखें, फिर वो अपने ऊपर ले लेगा। हमने क्या लेना देना, हमने तो ये देखना कि M1 T1 से मूव कर रहा है। ओके, T1 फाइंड करनी है। तो जब हमने T1 फाइंड करनी है तो आपके पास फार्मूला होता है कि फोर्स जो होती है, T1 क्या है, टेंशन, टेंशन मतलब फोर्स, राइट। फोर्स का क्या फार्मूला होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। अब फोर्स यहां पर क्या है, दैट इज T1, मास कितना है, दैट इज M1, एक्सेलरेशन कॉमन है आपकी, कितनी है एक्सेलरेशन, 5/3, ये यहां पर लिखी है मैंने 5। निकल गई ना टेंशन। अब देखो T1 दैट इज इक्वल टू M1, M1 कितना है बेटा, 5/3, ये बन गया 25/3 न्यूटन, और 25/3 इसको डिवाइड कर लो, मुझे नहीं पता कितना होता है। सही है, देख लो 25/3 कितना होता है, 8 पॉइंट कितना होगा, हाँ 8.33 न्यूटन, ये T1 निकल गया। कोई प्रॉब्लम, निकल गया ना। ये देखो क्वेश्चन जो था सिंपल था, लेकिन उसको उन्होंने बना दिया टिपिकल। दिमाग होगा तो हम उसको क्या बना देंगे, और कुछ भी नहीं था। देखो जिसको ये क्वेश्चन आता है उसने चुटकियों में सॉल्व करना था, और सीधा ही आपके अकाउंट में 1 नंबर आ गया। ठीक है, क्योंकि जब IIT और PMT या नीट जो टेस्ट देते हो ना, तो उसमें 0.25 भी काउंट होता है। ओके है, चलें आगे। 0.01 भी काउंट होता है, 0.25 नहीं, पॉइंट का भी डिफरेंस हो तो वो भी काउंट होता है। ये हो गया T1। अब हम क्या निकालेंगे, T2 निकालेंगे। अब T2 तो बच्चे बहुत अच्छे हैं, T2 निकालोगे तो अब टू डिटरमाइन T2, जब हमने इस ब्लॉक को कंसीडर किया तो हमने क्या बोला कि इसको T1 खींच रहा है। ठीक है, क्लियर। पड़ोसी नहीं था इसका, आगे था, कहता मैंने किसी से कोई लेना देना नहीं। अब आपके घर के साथ घर है, उनको कोई प्रॉब्लम हो रही है और आप डेली उनके पास जाते हो, तो आपको उनकी प्रॉब्लम शेयर करनी पड़ेगी कि नहीं। ठीक है, पड़ोसी का मतलब क्या होता है कि जैसे ये है, इधर होगा कहीं, हमने क्या लेना है। ठीक है, बिल्कुल लास्ट में घर है, ये कुछ किसी को कुछ नहीं होता। लेकिन अब हम आगे लोकेलिटी में आगे अंदर। ठीक है,
इस को देखो, आप इस ब्लॉक को देखो, अगर आप इस ब्लॉक को देखते हो तो T2 इसे खींच रहा है आगे की तरफ, T1 इसको पीछे की तरफ खींच रहा है, राइट? क्लियर है? तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया कि हम आगे वाला प्रोसेस भी देखें, पीछे वाला प्रोसेस भी देखें। नहीं, इसकी तरफ चलते हैं। ये तो जरा बीच में फंस गया, जो बीच में फंस गया तो फिर काम खराब ही है ना? क्यों हमने इसको करना? आप इसको करोगे कि ये ब्लॉक आगे की तरफ जा रहा है, अगर हम इसकी इक्वेशन बनाएंगे ना बेटा, तो कैसे बनेगी? ये देखो, T2 इज ग्रेटर देन T1, तभी जाएगा आगे की तरफ। इस तरफ को फोर्स कितनी लग रही है? T2, इस तरफ को कितनी लग रही है? T1। तो जा तो इधर को रहा है, इसका मतलब T2 बड़ा है, तो आप इसको कैसे लिखोगे? नेट फोर्स T2 माइनस T1 दैट इज इक्वल टू M2 इनटू A। ये इसकी इक्वेशन ऑफ मोशन है, अगर बनानी पड़े कभी भी सेंटर वाले की, क्योंकि उसको दोनों तरफ से फोर्स लग रही है। ये T1 इसको इस तरफ को खींच रही है, ये T2 इसको इस तरफ को खींच रही है, लेकिन हमें पता है कि ये जा ही इस तरफ को रहा है, इसका मतलब T2 T1 से बड़ा है, इसलिए इस तरफ को जा रहा है। तो अगर हम इसकी इक्वेशन ऑफ मोशन देखेंगे T2 माइनस T1 इज इक्वल टू M2 इनटू A, तो हमें तो पता ही नहीं है, हमें तो T1 पता है। आप ये T1 की वैल्यू यहां पुट कर सकते हो, आपको M2 पता है, आपको A पता है, यू कैन फाइंड। समझ आ गई मेरी बात? आप ऐसे भी फाइंड कर सकते हो, ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं। आपने इस इक्वेशन में सारी चीजें पुट करनी है और देखना, जो मैं थर्ड में आपको ओरिजिनल मेथड बताऊंगा उसमें, तो उसमें क्या आपकी वो वैल्यू सेम आती है, ये करके देखना आप, ठीक है? यहां पर T1 की वैल्यू कितनी पुट करनी है? 8.33, और मास कितना है इसका बेटा? 10 किलोग्राम। एक्सेलरेशन आपकी कितनी है? एक्सेलरेशन कितनी निकाली थी आपने? 5/3, है ना? करके देखें, चलो ये भी करके देख लेते हैं, फिर मैं आपको एक और बताता हूं। T2 कितना है निकालना है, T1 कितना है बेटा? 25/3। मास कितना है इसका? M2 कितना है? 10 किलोग्राम। एक्सेलरेशन कितनी है? 5/3। तो कितना बना ये? T2 डेट इज इक्वल टू 50/3 प्लस 25/3, ये बन गया 75/3, ये बन गया 25 न्यूटन। तो T2 हमारे पास कितना आएगा? 25 निकल गया। मतलब अगर सेंटर वाले की बात कर रहे हो तो दोनों तरफ से गिरा हुआ बेचारा, आगे भी प्रोसेस पीछे भी प्रोसेस, दोनों को उसको देखना पड़ेगा। ये वाला है, ये सबसे पीछे, इसको टेंशन ही कोई नहीं है, ये देख रहा है कि आगे वाला को क्या कर रहा है, उसको कौन खींच रहा है, बस। पीछे वाला तो है ही नहीं उसको। तो इसलिए हमने ये T1 के लिए ये फ्री बॉडी डायग्राम, इसमें मैंने क्या बोला, ये ऐसा था, इसका फ्री बॉडी डायग्राम ऐसे बनेगा। इधर को क्या है? T2, इधर को क्या है? T1। मास इसका कितना है? M2 डेट इज 10 किलोग्राम, और ये जा इस तक पूरा, इसका मतलब T2 इज ग्रेटर देन T1, तभी जा रहा है। तो मैंने बोला T2 माइनस T1, नेट फोर्स क्या होगी? T2 माइनस T1 डेट इज इक्वल टू M2 इनटू A। जो आपने निकाला वो वैल्यू पुट कर दो, डन। क्लियर है? स्क्रीनशॉट ले लो इसका। चले आगे। अब T2 को निकालने का एक तीसरा मेथड मैं और बताता हूं। अगर हम थर्ड ब्लॉक की बात करें, वो जा रहा है उस तरफ, उधर को जा रहा है, M3 वाला देखो उसी तरफ को जा रहा है, 50 न्यूटन, मतलब उसके ऊपर फोर्स कितनी लग रही है? 50 न्यूटन। लेकिन इस तरफ को भी फोर्स लग रही है इसको, जा उसी तरफ को रहा है वो, T2 इस तरफ को भी लग रही है उसको, लग रही है कि नहीं? इस ब्लॉक को देखेंगे आप, तो जब हम इस ब्लॉक को देखेंगे तो उसका फ्री बॉडी डायग्राम ऐसे होगा। ये है मास M3, कितना है? M3 डेट इज इक्वल टू 50 kg, 50 या 15? 15 है, राइट? ये इसको फोर्स लग रही है 50 न्यूटन, इसको इस तरफ को भी लग रही है फोर्स, कितनी लग रही है? T2। बट ये जा किस तरफ को रहा है? इस डायरेक्शन को जा रहा है, अंडरस्टैंड? ये इस डायरेक्शन को जा रहा है। अब जब ये इस डायरेक्शन को जा रहा है, इसका मतलब जो 50 न्यूटन फोर्स है दैट इज ग्रेटर देन T2। तो इसके लिए इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होगी? 50 माइनस T2 दैट इज इक्वल टू M3 इंटू A। समझ आई?
क्योंकि हमारे पास इसकी एक्सेलेरेशन फोर्स इसके ऊपर कौन सी लग रही है, मास इनटू एक्सेलरेशन, इधर को 50 लग रही है इनको, तो नेट फोर्स कितनी होगी जो चल रही है, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो हमारे पास निकालना हमने क्या है, T2, तो माइनस T2 दैट इज इक्वल टू M3A माइनस 50। T2 किसके बराबर आ गया, M3 50 माइनस M3A दैट इज 50 माइनस M3। M3 कितना बेटा, M3 कितना है 15, A कितना है 5/3, ये कितना बना दैट इज इक्वल टू 50 माइनस 3 5 25, तो 50 माइनस 25 न्यूटन। तो देखो हमारे पास T2 जो है वो भी कितना आ गया 25 न्यूटन। देखा कितना बढ़िया क्वेश्चन है, समझ आ गई, क्लियर है। हाँ, दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, सिंपल है, बट ये चीजें किसी को पता है कि T1 T2 क्या है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, तो इसलिए इन क्वेश्चंस को ध्यान से करना पड़ेगा। लगते हैं सिंपल, ठीक है, अगर लाइफ में कुछ करना है बेटा तो ऐसे क्वेश्चंस आपको करने पड़ेंगे, राइट, इजी होते हैं। मुझे भी ऐसे नहीं मिलते क्वेश्चन, नहीं, मुझे भी कोई बच्चे भेजते हैं, राइट, फिर मैं इसको निकालता हूँ क्वेश्चंस को, फिर देखता हूँ कैसे बन रहा है, क्या इसका सोल्यूशन है, इसको भी टाइम लगता है क्वेश्चन बनाने के लिए। आप क्या बोलते हैं कि जो IITians हैं तो वो ऐसे थोड़ा बने हुए, उनका ब्रेन होता है बेटा, राइट, और जितने भी उनको टीचर पढ़ाते होते हैं वो सब दिन रात यही काम करते हैं, क्वेश्चन बनाते हैं, क्वेश्चन बना के फिर उसका सोल्यूशन भी सोचते हैं, फिर वो स्टूडेंट्स को देते हैं, उनका काम ही यही होता है, राइट। तो हम थोड़ा बहुत हम भी सीख लेते हैं, अगर कोई बच्चा हमें क्वेश्चन भेजता है तो हम उसको सॉल्व करके फिर उसका राइट आंसर, राइट सोल्यूशन देख के ढूंढ के फिर हम उस क्वेश्चन को अपने दिमाग में रख लेते हैं और फिर आपको दे देते हैं। ओके, क्लियर होगी बात। इसके बाद आ गया बेटा थर्ड क्वेश्चन, बस एक क्वेश्चन करेंगे और मैं आपको समझा दूंगा, करना आपने, उसके बाद मुझे लगता है आपको छुट्टियां हो जाएंगी, ठीक है, लेकिन छुट्टियों में मैंने बोला कि चैनल सब्सक्राइब करके रखना आपने, ठीक है। कई बच्चे सब्सक्राइब करके ना वो सब्सक्राइब पर क्लिक करते हैं तो अनसब्सक्राइब हो जाता है। अगर आपने पहले से सब्सक्राइब किया हुआ है तो अगर दोबारा उसके ऊपर दबाओगे तो अनसब्सक्राइब हो जाएगा, ठीक है। सब्सक्राइब एक होता है सब्सक्राइब्ड, अगर वहां पर सब्सक्राइब्ड लिखा हुआ इसका मतलब आपने पहले सब्सक्राइब कर लिया हुआ। अगर सिर्फ सब्सक्राइब आ रहा है, ईडी नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब आपने अभी चैनल को सब्सक्राइब किया ही नहीं है। अगर ईडी लग रहा है मतलब आप पहले कर चुके हो, तो दोबारा अगर करोगे उसके ऊपर ना तो अनसब्सक्राइब हो जाएगा। ओके, हाँ, तो इस बात को ध्यान में रखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, करना आपने बेटा, मैंने समझा देना, आपने मुझे इसका आंसर निकाल के बताना है, ठीक है। मैं सिर्फ 2-3 मिनट लूंगा, यहां पर आपको क्वेश्चन बता दूंगा और थोड़ा सा समझा दूंगा, आंसर आपने निकालना है, राइट, कि आंसर आपका, हाँ, आंसर भी आपको बता दूंगा मैं, लेकिन सॉल्व आपने करना है और आपने चेक करना है कि क्या आपका आंसर सही है। हमारे पास 3 मासेस हैं, M1, M2 एंड M3, ठीक है। M1, ये है M1 और एक है M2 और एक है हमारे पास M3, ऐसे मासेस हैं, ठीक है, क्लियर। 3 मासेस हैं या 3 बॉडीज हैं, दे आर ऑफ 5, 2 एंड 3 किलोग्राम। 5 किलोग्राम, 2 किलोग्राम एंड दिस इज 3 किलोग्राम। 5, 2 और 3, एक 5 किलोग्राम का है, एक 2 किलोग्राम का है और एक 3 किलोग्राम का है। ऊपर गिर जाए, इसमें है टेंशन T1, इसमें है टेंशन T2, इसमें है टेंशन T3, ठीक है, क्लियर। आपने T1 और T2 फाइंड करना है कब, when find T1
T2, T3 एंड लिख देते हैं. फाइंड T1, T2 and T3 when number 1 the whole system is going upward. When the whole system is going upward. जब पूरा का पूरा सिस्टम ऊपर की तरफ जा रहा है with an acceleration of 2 meter per second square. ये फर्स्ट. नंबर 2, when the whole system is stationary. देखो दो चीजें बता दी मैंने. एक तो या तो आपने क्या किया कि इसको पकड़ा है ऐसे ब्लॉक छोड़ दिया, मतलब रखे हुए हैं ऐसे एक के नीचे एक के नीचे जैसे बांधे हुए आपने ऐसे रखा हो, बल्कि होल सिस्टम इज स्टेशनरी. एक है कि आप उसको ऐसे ऊपर की तरफ लेके जा रहे हो, तीनों को ऐसे ऊपर की लेके जा रहे हो. दोनों के समझ आ गए. एक में हमने क्या किया कि हमने इन तीनों ब्लॉक्स को रस्सी के साथ बांधा हुआ है, ऊपर से रस्सी एक पकड़ी और फर्स्ट वाले को ऊपर से ऐसे खींचते रह गए विद 2 मीटर पर सेकंड एक्सेलरेशन. राइट. एक मैं बोल रहा हूं कि ये तीनों सिस्टम मैंने उठाए यहां पर, दे आर स्टेशनरी नाउ, ऐसे पकड़ा हुआ है. दोनों केसेस में आपने टेंशन फाइंड करनी है. क्वेश्चन समझ आ गया? ठीक है, क्लियर. और आपने आंसर भी चेक करना है. देखो पहले केस में आपके पास T1, T2, T3 कितना आएगा आपने चेक करना है. दूसरे केस में T1 कितना आएगा, T2 कितना आएगा, T3 कितना आएगा. मैं आपको आंसर भी बता रहा हूं. ठीक है, नहीं निकला तो वो बात भी बात है. पहले केस में T1 आएगा 118 न्यूटन. चेक करके देखना आपने कितना ही आ रहा है. ये आएगा 59 न्यूटन. और T3 जो आएगा वो 35.4 के नियर अबाउट आएगा. ठीक है. अब जब होल सिस्टम स्टेशनरी है, when the whole system is stationary, तो आप इसको कैसे निकालोगे? whole system is stationary, वो भी आप निकाल लो. 98, ये 98 आएगा, ये 49 न्यूटन आएगा, और T3 जो हमारे पास आएगा वो 29.4 न्यूटन आएगा. मैंने आपको आंसर भी बता दिया, लेकिन आपने इसका सोल्यूशन निकाल के देखना है. कैसे निकालते हो? ठीक है, क्लियर. जिसने निकाल लिया वो मुझे सेंड करेगा, और जिससे नहीं निकला ये आंसर वो मुझे सेंड नहीं करेगा. ठीक है, क्लियर है, पता चल गया. ये क्वेश्चन आपने करना है, ये आपके लिए क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ठीक है, अब देखते हैं कौन इसको निकालता है. एक चीज मैं और बताता हूं कि जब आप सिस्टम को स्टेशनरी रखते हो ना, तो उसकी एक्सेलरेशन क्या होती है? 0 होती है. ठीक है, when the whole system is stationary, acceleration 0. तो आपने एक्सेलरेशन 0 करके चलना है. अदरवाइज तो आपको पता ही है कि कैसे करना है. देखते हैं कैसे करते हैं. ठीक है, तो एक क्वेश्चन तो आप करके बताओ, उसके बाद मैं आपको पुली वाले क्वेश्चन करवाऊंगा. ठीक है, गुड बाय.